मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों आज हम लोग यहाँ गणित की पेडागॉजी यानी गणित का शिक्षण शास्त्र पढ़ने चल रहे हैं। तो सिलेबस तो आप लोग देखिएगा, सिलेबस में जो है वो गणित क्या है ना, और गणित का जो प्रकृति क्या होता है, गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें सिलेबस है वो आप लोग देखिएगा उसमें, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे यहाँ पे। और अगर बात करें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो जो यूपी टेट में कुछ निर्धारित नहीं है। 15 क्वेश्चन तो निर्धारित है, लेकिन क्या पूछ लिया जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये थोड़ा सा उसमें अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, कितने क्वेश्चन उठाए जाएंगे। फिर भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। और आज का सेशन जो है यूपी टेट और सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है। सीटेट की अगर हम बात करें तो सीटेट में 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेडागॉजी से, तो वहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और वो 15 क्वेश्चन जो आते हैं तो आते ही आते हैं, और उसमें से अगर आप अच्छा स्कोर कर ले गए तो काफी अच्छा होगा, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि गणित है क्या और गणित के पेडागॉजी के बारे में ही चर्चा करने चल रहे हैं, है ना। तो गणित एक्चुअली जो लिया गया वो संस्कृत के गणना शब्द से लिया गया। संस्कृत का गणना शब्द है ना, गणना शब्द। तो संस्कृत के गणना शब्द से नोट बनाते हुए चलिएगा आप लोग। गणना शब्द से लिया गया, और ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते थे, ग्रीक भाषा में इसको मैथेमा कहते थे। मैथेमा, गणित को मैथेमा या मैथमेटिका भी कहा जाता था। मैथमेटिका, मैथमेटिका जिसका मतलब होता है सीखना, अध्ययन करना, ये इसका मतलब होता है मैथेमा और मैथमेटिका का। कहीं कहीं आपको गणित का जो ग्रीक लैंग्वेज मिलेगा वो गणिता भी मिलेगा, गणिता। गणित को गणिता भी कहा गया है कहीं कहीं। तो इसका भी मतलब ये होता है कि सीखना, अध्ययन करना, ठीक है ना, ये चीजें हैं। अब गणित का जनक किसे कहा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गणित का जनक अगर हम लोग देखें तो गणित का जनक वैसे तो आर्किमिडीज को माना जाता है। आर्किमिडीज को गणित का जनक माना जाता है। आधुनिक गणित का जनक आर्किमिडीज को माना जाता है। और अपने भारत की बात करें तो भारत में गणित को विकसित करने का बहुत ज्यादा श्रेय जाता है आर्यभट्ट जी को, है ना। तो आर्यभट्ट को गणित का पिता कह लीजिए या जनक कह लीजिए, ये दोनों लोग हैं, है ना। ये अपने भारत में है। और अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणित का जनक किसे माना जाता है, तो आर्किमिडीज लिखेंगे। और अगर भारत में गणित का जनक किसे माना जाता है, गणित का पिता किसे माना जाता है, तो आर्यभट्ट हम लोग लिखेंगे, है ना। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग यहाँ पॉइंट टू पॉइंट ही चलेंगे, क्योंकि शिक्षण शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं, और यूपी टेट में या सी टेट में जो चीजें पूछी जाती हैं हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे ताकि सर दर्द होने लगे, है ना। तो अब गणित को जो है विज्ञान की रानी भी कहा जाता है ना। गणित को विज्ञान की रानी भी कहा जाता है। एक चीज ये भी लिख लीजिएगा, विज्ञान की रानी किसको कहते हैं, गणित को कहते हैं, है ना। विज्ञान की रानी किसको कहते हैं, गणित को ही कहते हैं। तो गणित एक्चुअली एक विषय ही ना मानिए, गणित एक विषय ही नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला सिखाता है। गणित एक परंपरा है, गणित एक जो है सभ्यता कह लीजिए, है ना। गणित जीवन जीने की एक कला सिखाता है। तो गणित की परिभाषा अगर हम लोग देखें तो गणित की परिभाषा आप लोगों के सामने लिखी हुई है। गणित एक विज्ञान है जो संख्या, तर्क, आकार, गणना, पैटर्न के आधार पर समस्याओं को हल करना सिखाता है। परिभाषा यहाँ हम लोग एक परिभाषा ले रहे हैं, और अगर परिभाषा की बात करें तो इस पर एक वीडियो हम लोग और बनाएंगे। बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने, बहुत सारे लोगों ने, है ना, फिलोसफर्स ने गणित की परिभाषा दिया है। तो वो सारी चीजें एक दिन हम लोग उस वीडियो को बनाएंगे और सारा संकलन वहां हम करेंगे। अगर परिभाषा, गणित की परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा एक लिख लीजिए इसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गणित वह विज्ञान है जो संख्या, तर्क, आकार, गणना, पैटर्न के आधार पर समस्याओं को हल करना सिखाता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे कि एक्चुअल में गणित की प्रकृति क्या है ना, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तो गणित के प्रकृति की बात करें, नेचर ऑफ या गणित की प्रकृति, गणित की
प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है गणित क्या है, तार्किक है ना। गणित तार्किक है, यानी कि लॉजिकल। गणित तर्कों पर बेस होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग देखते होंगे छोटे बच्चे ही अपने स्कूलों में या घरों के बच्चे जो है तर्क करते हैं, है ना, तर्क करते हैं। तो अब अगर उनसे कहा जाए, कभी कभी बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि अगर 2+2 हमने बताया कि 2+2 4 होता है, तो ये 4 क्यों होता है, वो बच्चे तर्क भी करते हैं, है ना। तो तार्किक होता है, यानी कि अगर हम गणित पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में क्या एक तर्क करना आ जाएगा। तर्क, किसी चीज को हम तार्किक रूप से सोचना सीख जाएंगे और समझना सीख जाएंगे तार्किक रूप से, है ना। दूसरा पॉइंट होता है एनालिटिकल होता है ना। एनालिटिकल होता है, यानी कि गणित जो है वो विश्लेषणात्मक होता है ना। गणित जो है वो विश्लेषणात्मक होता है, यानी विश्लेषण करना हमें सिखाता है, विश्लेषणात्मक, है ना। एनालिसिस करना सिखाता है, एनालिटिकल कह लीजिए, एनालिटिकल, एनालिटिकल, है ना। यानी कि कोई समस्या हमारे सामने आई तो उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, समस्या को छोटे छोटे पार्ट में करके देखेंगे, उसके बाद समस्याओं के ऊपर फिर हम लोग चिंतन करेंगे, चिंतन के बाद समस्या का समाधान निकालेंगे। तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है, विश्लेषण कहलाती है। तो गणित की प्रकृति और क्या हो सकती है, वो विश्लेषणात्मक होती है। लॉजिकल हो गया, विश्लेषणात्मक हो गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि अमूर्त। अमूर्त, अमूर्त का मतलब अब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो गणित की प्रकृति के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहला तो हो गया तार्किक, दूसरा हो गया विश्लेषणात्मक, और तीसरा हो गया अमूर्त। अमूर्त क्यों, क्योंकि अगर हम गणित में 2+2, 2 और 2 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो अमूर्त ही है जब तक हम उसको मूर्त रूप ना दे दें। दो क्या है, अमूर्त है। और दो सेब क्या है, दो सेब अगर हम लोग कह रहे हैं, दो पत्थर कह रहे हैं, दो दो चॉकलेट कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या हो गई, फिर उसको हम मूर्त चीजें बना रहे हैं, मूर्त रूप से चीजों को समझा रहे हैं। यानी कि अगर हम समझे ए स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर क्या है, ये सब चीजें अमूर्त की हैं, ठीक है ना। लेकिन कहीं न कहीं हम फिर इसको मूर्तता देते हैं, फिर इसको हम अब्स्ट्रैक्ट रूप से चीजों को समझते हैं। तो ये हो गया। अगला नेचर क्या है गणित का, सिंबॉलिक है ना, चिन्हात्मक। चिन्हात्मक का मतलब 1 2 3 ये सब क्या है, ये चिन्ह ही है, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या है, प्लस माइनस का चिन्ह क्या होता है, तो ये चिन्ह ही है, ये सब क्या है, ये सब चिन्ह नहीं है। तो सिंबॉलिक होता है। पदानुक्रमित, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हायरार्किकल है ना। गणित की नेचर जो है, प्रकृति क्या है, वो पदानुक्रमित है, हायरार्किकल है। हायरार्किकल का मतलब ये हो गया कि जब तक आप एक कंसेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक आप दूसरा कंसेप्ट नहीं सीख सकते हैं। अलग से कोई और सब्जेक्ट है तो आप एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है। लेकिन मैथ में क्या है, मैथ में अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा, आपको गिनती नहीं आएगी तो आपको जोड़ना नहीं आएगा, जोड़ना नहीं आएगा तो गुणा करना नहीं आएगा, गुणा करना नहीं आएगा तो आपको और भी चीजें आगे नहीं आएंगी। यानी कि आपको यहाँ एक हायरार्की बनाते हुए चलना पड़ता है, इस तरीके से, इस तरीके से ये पदानुक्रमित होता है ना। तो इसीलिए एनसीएफ में भी कहा गया है कि मैथ का जो शेप होता है वो टॉल शेप होता है। पदानुक्रमित, पदानुक्रमण का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे, मैस्लो का जो है थ्योरी भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लोग, हायरार्किकल मॉडल ऑफ मैस्लो। तो ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो है सार्वभौमिक, अगला क्या है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है ना। यानी मैथ में जो कंसेप्ट हम यहाँ पढ़ेंगे वो कंसेप्ट कहीं भी अप्लाई होगा। अगर हम 2+2 पढ़ रहे हैं, 2+2 तो ये 4 ही होगा, चाहे हम यहाँ देखें चाहे कहीं और जाकर देखें, ठीक है ना। कंसेप्चुअल होता है, मैथ की प्रकृति क्या है, संकल्पनात्मक है। यानी अगर हम कंसेप्ट बना के नहीं चलेंगे तो मैथ हमारी समझ में नहीं आएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंसेप्ट मैपिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। तो संकल्पनात्मक यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन मैथ में हमें ज्यादा कंसेप्ट बना के चलना पड़ेगा, अपने स्कीमा में उसको फिट करना पड़ेगा, तभी चीजों को हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो ये गणित की प्रकृति हो गई, है ना। अब गणित पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। गणित पढ़ने का
उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, है ना। गणित शिक्षण के उद्देश्य, गणित शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथ्स। तो इसमें हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला तो ये है कि बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण हो, ठीक है ना। बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण हो। दूसरा है बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें, है ना। बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें, ये ऑब्जेक्टिव है गणित का, गणित टीचिंग का, है ना। आनंद लेना सीखें। गणित के बच्चों के जीवन के अनुभवों का हिस्सा बना दिया जाए, ठीक है ना। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बना दिया जाए, हिस्सा बनाना, है ना। और बच्चों में तार्किक सोच विकसित करना, बच्चों में तार्किक सोच विकसित करना, गणित की मूल संरचना को समझ पाए। बच्चे गणित की, अगला पॉइंट है, बच्चे गणित की मूल संरचना को समझ पाए। मूल संरचना क्या है, संख्या का ज्ञान हो जाए, संख्याओं का कार्य करना आ जाए, ज्यामिति सीख ले बच्चे, है ना। तो मूल संरचना ये है, दिशा का ज्ञान हो जाए, पैटर्न का ज्ञान हो जाए, तो बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को सीख सके। अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट है गणित की मूल संरचना, जैसे संख्या बोध, संख्या ज्ञान, है ना। संख्या ज्ञान हो गया, ज्यामिति हो गया, पैटर्न हो गया, दिशा हो गया, है ना। इन सब का ज्ञान हो जाए, का ज्ञान होना। तो ये गणित का उद्देश्य, गणित शिक्षण का ये उद्देश्य हो गया, ठीक है ना। आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे जासकोलिया का गणित शिक्षण का उद्देश्य पढ़ेंगे आगे हम लोग, है ना। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब जो पहला उद्देश्य है, बच्चे की विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण हो। बच्चा गणित को एक सब्जेक्ट के रूप में ही सिर्फ ना पढ़े, सिर्फ कैलकुलेशन ना करे, थ्योरम ना पढ़ ले और नियम सिद्धांत ही ना पढ़े, बल्कि गणित उसका उसका जो चिंतन हो जाए वो गणितीय रूप से हो जाए, है ना। गणित उसके अंदर समाहित हो जाए, हर चीज वो तार्किक तरीके से सोचे। गणित के रूप में पढ़ने का मतलब है कि उसके अंदर गणित समाहित हो जाए, हर विचार उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है वही उसकी स्कीमा में जो है वो गणित चला जाए, है ना। तो ये होता है विचार प्रक्रियाओं का गणितीयकरण। गणित का आनंद लेना सीखें। गणित शिक्षण का उद्देश्य, या किसी भी सब्जेक्ट का जब हम उद्देश्य की बात करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट के शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट में आनंद ले। और गणित में अगर आनंद लेता है तो गणित बच्चा बार बार पढ़ता है,
और टीचर का ये दायित्व भी है कि बच्चे को इस तरीके से कोई भी सब्जेक्ट, सिर्फ गणित नहीं, कोई भी सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। अगर बच्चा इंटरेस्ट लेगा तो अपने आप उसको पढ़ेगा और फिर उसी तरीके से वो सोचना स्टार्ट कर देगा, सोचना प्रारंभ कर देगा। बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाया जाना चाहिए गणित को, ठीक है ना। बच्चे को बताना चाहिए कि गणित का व्यवहारिक उपयोग क्या है, यानी आप घर से बाहर निकलेंगे तो तुरंत आपको गणित का उपयोग करना पड़ेगा। यानी आप अगर गणित नहीं सीखे हैं तो आपका जीना भी समाज में मुश्किल हो जाएगा। आप बिना गणित के दुकान पे चले जाएंगे तो आपको दुकान वाला भी, फल वाला, सब्जी वाला भी ठग लेगा और सही से हिसाब किताब नहीं करेगा। यानी कि व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है बच्चों के जीवन में गणित का, वो हिस्सा बनाना है। गणित शिक्षण का ये उद्देश्य है। बच्चों में तार्किक सोच विकसित करना, ये तो होता ही है। गणित बच्चा अगर सीख रहा हो तो तर्क करना सीखेगा, एनालिसिस करना सीखेगा और चीजों को एज इट इज वो नहीं विश्वास कर लेगा। अगर बिल्ली रास्ता काट रही है तो हमें नहीं जाना चाहिए, तो क्यों नहीं जाना चाहिए, वो बच्चा पूछेगा। अगर बच्चा इस तरीके से कर रहा है, इसका मतलब वो तर्क कर रहा है, सोच रहा है तार्किक तरीके से, है ना। तो गणित शिक्षण का ये उद्देश्य हो गया। अब हम लोग जार्ज पोल्या का गणित शिक्षण का उद्देश्य पढ़ेंगे, पूछा जाता है ये। जार्ज पोल्या, अकॉर्डिंग टू जार्ज पोल्या दो तरीके का उद्देश्य होता है गणित शिक्षण का। जार्ज पोल्या के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य, है ना। इसमें इन्होंने कहा कि गणित शिक्षण का बेसिकली दो तरीके का उद्देश्य होता है। एक संकीर्ण उद्देश्य होता है, एक संकीर्ण उद्देश्य होता है, यानी कि नैरो ऑब्जेक्टिव, नैरो ऑब्जेक्टिव। और दूसरा होता है व्यापक उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य। व्यापक उद्देश्य का मतलब ब्रॉड ऑब्जेक्टिव या बिग ऑब्जेक्टिव, है ना, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ये। तो संकीर्ण उद्देश्यों में क्या उन्होंने कहा, संकीर्ण उद्देश्य में ये कहा कि बच्चा गणित पढ़ ले, गणित पढ़ के एक नौकरी पा जाए, यानी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के एक नौकरी पा जाए और नौकरी पा के वो अपना जीवन यापन करने लगे, है ना। जीवन यापन करना, फिर देश के विकास में, सामाजिक विकास या आर्थिक विकास, उसमें योगदान देना, तो ये संकीर्ण उद्देश्यों में आता है ना। यानी कि ये रोजगार दिलाना सिखाता है। संकीर्ण उद्देश्य जो है ये क्या है, ये बच्चे को रोजगार दिलाना सिखाता है ना। ये उद्देश्य रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देता है जो सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे सके। अगला उद्देश्य जो होता है वो इसी में संकीर्ण उद्देश्य में ही जो अगला है वो क्या है कि वो संख्यात्मक प्रक्रियाओं अर्थात मापन, भिन्न, प्रतिशत आदि से को करना सीख जाए, यानी कि वो क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाए। ये सारी चीजें होती है इसमें संकीर्ण उद्देश्य में होती है ना। और इस प्रकार गणित का एक उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना। तो संकीर्ण उद्देश्य में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली क्या है, ये रोजगार कहता है। ये उद्देश्य हमारा ऐसा है कि कहता है कि गणित सीखने से बच्चा रोजगार पा जाएगा, जो भी हमारे वयस्क है वो रोजगार पाएंगे और जीवन यापन करेंगे। उसके बाद जो है वो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान देंगे, ठीक है ना। चीजों को समझ जाएंगे, गणित में कुछ बेसिक जो चीजें हैं वो चीजें समझ जाएंगे। अब व्यापक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो व्यापक उद्देश्य में वो सारी चीजें आती हैं, जैसे बच्चा तर्क करना सीख जाए, है ना, तर्क करना सीख जाए, ये उद्देश्य है। विश्लेषण करना सीख जाए, बच्चा क्या है, विश्लेषण करना सीख जाए, ये है। यानी कि उसका थॉट प्रोसेस जो है वो क्या है, वो गणितीयकरण हो जाए, यानी चिंतन का गणितीयकरण हो जाए, उसके बच्चे के चिंतन का गणितीयकरण हो जाए, यानी कि उसके नस नस में गणित समाहित हो जाए, इस तरीके से कहिए, है ना। और चीजों को एज इट इज वो विश्वास ना कर ले। गणित का जो एक उद्देश्य है ये गणित को, यानी कि वो बच्चा जो है वो एज इट इज चीजों को विश्वास ना कर ले, है ना।
अगला पॉइंट जो है कि गणित की अमूर्तता को समझे वो। चौथा पॉइंट है गणित की अमूर्तता को समझे वो बच्चा। ये व्यापक उद्देश्य में है, गणित की अमूर्तता यानी एब्स्ट्रैक्टनेस को समझे वो बच्चा। अगर गणित की अमूर्तता को समझ रहा है इसका मतलब गणित की समझ है उसके अंदर, है ना। चौथा क्या है, चौथा हमारा व्यापक उद्देश्य में है कि किसी समस्या का समाधान अच्छे से वो कर ले, है ना। समस्या समाधान, समस्या समाधान। तो व्यापक उद्देश्यों में यह है कि तर्क करना सीख जाए, विश्लेषण करना सीख जाए बच्चा, उसके विचारों का गणितीयकरण हो जाए, चिंतन यानी थॉट प्रोसेस उसका चेंज हो जाए, है ना। गणित की अमूर्तता को वो स्वीकार कर ले, समझे उसको, स्वीकार ना बल्कि समझे, गणित की अमूर्तता को समझे। और मेन जो है वो समस्या समाधान में सहायक है ना। गणित पढ़ा हुआ बच्चा किसी भी समस्या को आसानी से सॉल्व कर सकता है। उसके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम्स आएगी तो क्या करेगा, क्योंकि विश्लेषण करेगा, समस्याओं को पहले देखेगा, समझेगा, छोटे छोटे रूपों में उन समस्याओं को सॉल्व करना सीखेगा। तो समस्या समाधान सिखाता है गणित में, है ना। व्यापक उद्देश्य में ये है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज फोलिया का हो गया गणित शिक्षण का उद्देश्य। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉन्सेप्ट मैथिंग है। और है ना, एक है जॉर्ज फोलिया का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है, ठीक है ना। जॉर्ज फोलिया का ही, जॉर्ज फोलिया का प्रॉब्लम यानी तो जॉर्ज फोलिया का समस्या समाधान मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला है क्या, समस्या को समझना, समस्या को समझना यानी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट इसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है इसमें योजना बनाना, यानी कोई समस्या आ गई तो उस समस्या को पहले समझेंगे, प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद उस पर योजना बनाएंगे। और तीसरा पॉइंट हो गया कि उस योजना पर कार्य करना, कैरी आउट द प्लान या एग्जीक्यूट द प्लान। और चौथा पॉइंट जो हो गया वो पीछे मुड़कर देखना और चिंतन करना, यानी लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट, लुक बैक एंड रिफ्लेक्ट। तो कोई भी समस्या जब आती है तो अमूमन यही होता है कि समस्या को समझेंगे, फिर उस पर योजना बनाएंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है उस पर योजना बनाएंगे, है प्लानिंग करेंगे, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कैरी आउट करेंगे उस प्लान को। और उसके बाद फिर अगर ये चौथा पॉइंट भी हम लोग कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि उसको अगर हम देखेंगे, पीछे मुड़कर अपने प्लानिंग को देखेंगे, हमारा प्लान कैसे एग्जीक्यूट हुआ, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, अच्छे से हमारा प्लान एग्जीक्यूशन काम किया कि नहीं किया, अगर किया तो और अच्छे तरीके से कैसे हो सकता था, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे गणित में भी हम लोग जब पढ़ते हैं तो कोई भी समस्या जो हमारे पास, जैसे भाग का ही सवाल है तो भाग को हम लोग सॉल्व किए, उसके बाद उसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। कई सवाल ऐसे होते हैं, कई सारे मेथड ऐसे होते हैं कि उसमें हम लोग क्या चेक कर सकते हैं बाद में कि ये हमारा प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं सही है, अगर गलती है तो फिर कहाँ गलती है, कैसे गलती हो रही है, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल हो गया जो है जॉर्ज फोलिया का, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे अगर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए तो सही होगा, है ना। अब अगला पॉइंट था, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लिया जाए, UMCL, ठीक है ना। UMCL अगर याद रखा जाए, UMCL करके, है ना। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, मेक द प्लान, कैरी आउट द प्लान या एग्जीक्यूट द प्लान, या ई भी कर सकते हैं। और उसके बाद यल हो गया यानी कि लुक बैक, UMCL, UMCL। तो ये हो गया जॉर्ज फोलिया का समाधान, समस्या समाधान मॉडल। अगला पॉइंट जो है वो हम लोग थोड़ा सा एनसीएफ 2005 के अनुसार पढ़ लें कि गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य जो है वो है, एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब ये प्राइमरी लेवल का ही हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, और काफी चीजें इसमें हम लोग पढ़ ही चुके हैं जो है गणित की प्रकृति में और गणित का नेचर क्या है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर हम लोग देखें गणित का शिक्षण का उद्देश्य क्या है ना, एनसीएफ 2005 के अनुसार।
गणित शिक्षण का उद्देश्य, है ना। तो काफी कुछ जो हम लोगों ने देखा ही है उद्देश्यों में, है ना, कि बच्चा लॉजिकल हो जाए, तार्किक हो जाए, है ना, विश्लेषण करना सीख जाए, गणितीय चिंतन उसका हो जाए, सीमा में उसके गणित आ जाए, है ना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग वो सीख ले, किसी समस्या का समाधान निकालना सीख ले। 2005 में, जो 2005 में कुछ उद्देश्य दिया गया है, तो उसमें यह है कि सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना। क्या करना? बच्चों में संख्यात्मकता संख्यात्मकता सुनिश्चित करना, है ना। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये चीज प्रारंभिक शिक्षा के लिए है ना। एलिमेंट्री एजुकेशन, जैसे 1 से 5 तक की बात हम लोग कर रहे हैं, 1 से 5 तक की बात, यानी कि बच्चा, उस केस में क्या होता है, बच्चा 6 साल से लेके और 11 साल तक का होता है, ठीक है ना। तो उस केस में ये बात हो रही है कि बच्चों में क्या संख्यात्मकता सुनिश्चित करना, नंबर सीख जाए, नंबर सिस्टम सीख जाए, कैलकुलेशन करना सीख जाए, छोटे मोटे सवाल करना सीख जाए, ये है। और अब तो हम लोग एफएलएन की जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें बेसिक न्यूमरेसी पर ही ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चा बेसिक न्यूमरेसी से परिचित हो, है ना, संख्या ज्ञान हो, और संक्रियाओं पर थोड़ा बहुत कार्य करना सीख जाए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार ये है। और अगला पॉइंट इसमें है कि कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि बच्चा, क्योंकि गणित की प्रकृति क्या होती है, अमूर्त होती है, बच्चे को हम मूर्त रूप से समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि 3 गुणे 4, अब 3 गुणे 4 बराबर 12 हो गया, ये अमूर्त चीज है, ठीक है ना। लेकिन इसको अगर हम एक कंसेप्ट बना के बताएं, इस तरीके से तीलियां लें, जैसे हम लोग झाड़ू की तीलियां लेते हैं, सीके लेते हैं, तो 4 सीख लिए और फिर 3 सीख लिए, इस तरीके से लिए, फिर ये जहां जहां क्रॉस कर रहे हैं इन पॉइंट को हम लोग गिनेंगे। यानी कि इस तरीके से अगर हम बताएं, ये 12 हो गया, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4, 3 इधर से 4 इधर से, 12 पॉइंट हो गए, 3 3 6 3 9 3 12, तो ये 12 पॉइंट हो गए। तो ये क्या हो गया? इसको अगर मूर्त रूप से समझा पा रहे हैं बच्चे को, ठीक है ना, तो ये भी एक उद्देश्य हो गया कि बच्चा मूर्त रूप से अमूर्त रूप, यानी मूर्त चीजों को, पहले जब शुरुआत में बच्चों को सिखाया जाता है तो मूर्त रूपों से, अगर उनको दो कहा जाए नहीं समझ में आए, लेकिन दो अगर टॉफी दे दिया जाए तो बच्चे समझ जाएंगे, है ना। तो मूर्तता से अमूर्तता की ओर, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, अमूर्त से अमूर्तता की ओर बढ़ रहा है, यानी कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ को बढ़ रहा है बच्चा, है ना। तीसरा पॉइंट है कि बच्चे को आकार समझ में आ जाए, 3D स्पेस, 2D चीजें ये समझ में आ जाए, आकार, स्थानिक समझ, है ना, आकार का समझ हो जाए बच्चे को, स्थानिक समझ, स्थानिक का मतलब जैसे स्पेशियल चीजें का मतलब कि जैसे हमने एक त्रिभुज बनाया तो वो किस तरीके का होगा, है ना, किस तरीके का होगा ये, या हमने एक स्क्वायर बनाया, या हमने एक जो है क्यूब बनाया, तो क्यूब किस तरीके का शेप लेगा, स्पेस में किस तरीके का शेप का होगा, या हमने बॉल बनाया, सर्कल बनाया, तो ये स्पेशियल चीजें वो समझ जाए बच्चा, आकार समझ जाए, स्थानिक समझ हो जाए उसको, पैटर्न, मापन, है ना, पैटर्न, मापन, है ना, डेटा प्रबंधन, डेटा प्रबंधन करना सीख जाए। ये 2005 एनसीएफ में दिया गया है ना। गैर संख्या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें, है ना। तो ये चीजें होती है कि बच्चा संख्यात्मकता सुनिश्चित कर लेना, मूर्त से अमूर्त की ओर उसकी समझ डेवलप हो जाए, और आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मापन, डेटा प्रबंधन, दिशा, ये भी इसमें शामिल है ना, दिशा का ज्ञान, ये सारी चीजें बच्चा जो है वो समझे। फिर आगे हम लोग कंसेप्ट मैपिंग पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही मित्रों। और उम्मीद करते हैं कि जो कोशिश हमने किया है, ये कोशिश आप लोगों को पसंद आएगी।
और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, आप लोग शेयर करिएगा हमसे, उसको जरूर देखा जाएगा। और अगर अच्छा लगा हो आज का हमारा सेशन तो इस पे कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।